नमस्कार। दिन भर की हर खबर से आपको करने खबरदार, मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। आजकल शाहरुख खान के लिए हर गुजरता हुआ दिन अपने बेटे आर्यन खान की जमानत के इंतजार का दिन। आज का दिन भी उसी इंतजार में खत्म हुआ। बॉम्बे हाई कोर्ट में आर्यन की जमानत पर सुनवाई हुई, आज पूरी नहीं हो पाई और अब कल ये सुनवाई आगे बढ़ेगी। लेकिन आज कोर्ट में जो कुछ हुआ और कोर्ट में जिस तरह पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने आर्यन का पक्ष रखा, उससे शाहरुख खान की उम्मीदें कुछ बढ़ी होंगी। हालांकि ये केस अपने आप में उम्मीदों की सांप सीढ़ी है, क्योंकि एनसीबी अपने रुख पर अडिग है और आर्यन की जमानत का विरोध कर रही है। कोर्ट के अंदर जो बहस हुई उसका एक एक डिटेल आपको जानना चाहिए। इसी बीच आर्यन और अनन्या की मुश्किलें बढ़ाने वाली व्हाट्सएप चैट्स भी सामने आ गई। इन ड्रग चैट्स में किस तरह गांजे और कोकीन वाली बातें हो रही हैं और चैट में कौन पूरे ग्रुप से ये कह रहा है कि एनसीबी से फंसवा दूंगा, इन सारे सवालों के जवाब आपको विस्तार से देंगे। और इस मामले में एनसीबी की जांच पर उठ रहे सवालों का भी विश्लेषण करेंगे। एनसीबी के नेता नवाब मलिक एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर किसी वेब सीरीज के अलग अलग सीजन की तरह के खुलासों के एपिसोड रिलीज कर रहे हैं। वानखेड़े वाली पिच पर जांच, कार्रवाई, आरोप प्रत्यारोप का जो T20 चल रहा है, उसकी पूरी मैच रिपोर्ट आपको समझनी होगी। इसके बाद अमित शाह के कश्मीर दौरे का पूरा निचोड़ आपको बताएंगे। कश्मीर की अशांति दूर करने के लिए अमित शाह का प्लान क्या है। उन्होंने कश्मीर यात्रा में अल्पसंख्यक हिंदू, कश्मीरी युवा, व्यापार, विकास, भारतीय जवानों के जोश और कश्मीरियों के बुलेट प्रूफ भरोसे को एक साथ कैसे साधा, ये देखिएगा। और शुरुआत में ही आपको एक्स्ट्रा खबरदार कर देते हैं। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क की दौलत एक ही दिन में रिकॉर्ड तोड़ तरीके से 2,71,000 करोड़ रुपए बढ़ गई। मस्क पर अचानक हुई पैसों की इस बारिश की वजह है एक बम्पर ऑर्डर, जिसने टेस्ला के शेयर्स को आसमान पर पहुंचा दिया। हर्ट्ज ग्लोबल कंपनी ने 1 लाख टेस्ला इलेक्ट्रिक कारों का ऑर्डर दिया, जिससे टेस्ला के शेयर अचानक करीब 15% बढ़ गए। और इस बढ़त का सबसे बड़ा फायदा मस्क को हुआ, क्योंकि टेस्ला में एलन मस्क का 23% हिस्सा है। टेस्ला $1 ट्रिलियन कंपनियों के क्लब में जगह बनाने वाली पहली कार कंपनी है। इस क्लब में एप्पल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के मालिकाना हक वाली अल्फाबेट शामिल है। शाहरुख खान की मन्नत आज फिर पूरी नहीं हुई। आर्यन को एक और दिन जेल में बिताना पड़ेगा। शाहरुख को उम्मीद थी कि उनके बेटे आर्यन खान को ड्रग्स केस में कुछ राहत मिलेगी, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने कल तक के लिए सुनवाई टाल दी है। हालांकि आज दोनों पक्षों में जोरदार बहस हुई। आर्यन खान की पैरवी करने के लिए पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी पेश हुए थे। उनके साथ में सतीश मानेशिंदे और अमित देसाई जैसे दिग्गज वकील भी थे। जस्टिस नितिन सांबरे की अदालत में जैसे ही सुनवाई शुरू हुई, मुकुल रोहतगी ने एनसीबी के आरोपों की पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। उन्होंने अपनी दलील में कुछ खास तर्क दिए। उन्होंने कहा कि बिना किसी सबूत के पिछले 20 दिन से आर्यन को जेल में रखा गया है। जो चैट एनसीबी दिखा रही है वो काफी पुरानी है, उस समय आर्यन विदेश में था। मुकुल रोहतगी ने जज से यह कहा कि व्हाट्सएप चैट स्वीकार्य है या नहीं, यह फैसला कोर्ट पर है, लेकिन एनसीबी ने जो व्हाट्सएप चैट पेश किए हैं उनका क्रूज ड्रग केस से कोई लेना देना नहीं। इसके अलावा एनसीबी के पंचनामे में आर्यन का मोबाइल फोन सीज करने की कोई जानकारी नहीं दी गई है, यह बात उन्होंने कही और सवाल उठाए। मुकुल रोहतगी ने यह दलील भी दी कि आर्यन खान के पास न तो ड्रग्स मिले और न ही आर्यन के ड्रग्स सेवन को साबित करने वाला मेडिकल टेस्ट हुआ, इसीलिए आर्यन की गिरफ्तारी का आधार नहीं है, उस पर किसी तरह का कोई केस नहीं बनता। प्रतीक गाबा ने आर्यन खान को पार्टी में बुलाया था। इन लोगों से दोषियों जैसा बर्ताव क्यों हो रहा है, इन्हें तो सुधार गृह भेजा जाना चाहिए। मुकुल रोहतगी की दलीलों के बाद एनसीबी की तरफ से पेश हुए एएसजी अनिल सिंह ने भी कुछ बातें कोर्ट के सामने रखी। उन्होंने सबसे पहले शाहरुख की मैनेजर पूजा डडलानी पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि शाहरुख की मैनेजर ने केस के गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश की है। अगर आरोपियों को जमानत दी गई तो गवाहों को प्रभावित और भी आगे किया जा सकता है और यह जमानत न देने का मजबूत आधार है। इस पर जज ने पूछा कि क्या कुछ और दलीलें पेश करनी है, तो एनसीबी के वकील ने दलील के लिए आधे घंटे का समय मांग लिया और इसी पर जस्टिस सांबरे ने कल फिर सुनवाई किए जाने की बात कही, यानी जमानत की अर्जी पर आगे की सुनवाई कल होगी। इस पर मुकुल रोहतगी ने क्या कहा वो सुनवाते हैं। There is no comment. Matter is being heard. It will be heard tomorrow now. That's all. Thank you. कोर्ट की कार्रवाई में जिस व्हाट्सएप चैट का जिक्र हुआ, उस चैट की कॉपी आज तक के पास है। हमारे पास आर्यन खान और अनन्या पांडे की व्हाट्सएप चैट का वो हिस्सा भी है जिसमें आर्यन और अनन्या गांजे के लेन देन की बात कर रहे हैं।
आर्यन खान की जमानत पर ग्रहण लगाने के लिए आज सुबह आर्यन और अनन्या की गांजे वाली चैट सामने आ गई। आज तक के पास आर्यन और अनन्या के बीच 27 शब्दों की व्हाट्सएप चैट है। इस चैट में ऐसे खुलासे हुए हैं जिसको लेकर अभी तक केवल अटकलें लगाई जा रही थी। साल 2019 में आर्यन और अनन्या के बीच हुई इस चैट में जो बातें हैं वो हम आपको दिखाएंगे और तफसील से एक एक शब्द का मतलब समझाएंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि एनसीबी की पूछताछ में अनन्या ने कहा था कि उनके और आर्यन के बीच जो चैट हुई थी वो सिगरेट को लेकर हुई थी, लेकिन उनकी चैट कुछ और ही कहानी कह रही है। क्रूज ड्रग्स पार्टी केस में बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल आज तक के हाथ आर्यन खान और बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या का व्हाट्सएप चैट लगा है जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास है। उस व्हाट्सएप चैट में बकायदा आर्यन खान अनन्या से ड्रग्स की डिमांड कर रहे हैं, जिसके बाद अनन्या उस चैट में कहती है कि मैं जुगाड़ कर रही हूं। आर्यन खान और अनन्या के बीच हुई चैट की ये वो पहली लिस्ट है। तारीख है 7 जून 2019, समय है 7:49। इस चैट में 2 शब्द हैं, द वीड यानी गांजा। ये मैसेज आर्यन खान ने अनन्या को भेजा। इसमें वो पूछ रहे हैं कि गांजा है। इस मैसेज के ठीक 7 सेकंड के बाद अनन्या ने आर्यन को जवाब दिया, इट्स इन डिमांड, यानी इसकी मांग ज्यादा है। अनन्या के इस मैसेज के ठीक 5 सेकंड के अंदर आर्यन ने अनन्या को एक और मैसेज किया, आई विल टेक इट फ्रॉम यू इन सीक्रेट, यानी मैं ये तुमसे चुपके से ले लूंगा। इस मैसेज के ठीक 14 सेकंड के बाद अनन्या ने आर्यन को जवाब दिया, फाइन, यानी ठीक है। 7:49 से शुरू हुई ये चैट 7:49 पर खत्म हो गई और आर्यन की गांजे की मांग पूरी होती नजर आई। इसके बाद करीब 7:51 पर अनन्या का जवाब आया, नाउ दैट आई एम इन द बिजनेस। इसका मतलब ये समझा जा रहा है कि गांजे को लेकर उनकी किसी से बात हो गई। ये वो मैसेज थे जिसमें सीधे तौर पर गांजे की मांग हुई और उसके डिमांड पूरी करने की चर्चा हुई। इसी चैट के आधार पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम अनन्या से लगातार पूछताछ कर रही है। 2 बार अनन्या से पूछताछ हो चुकी है। एनसीबी का कहना है कि इस चैट से ये लग रहा है कि जो अनन्या है उन्होंने आर्यन को कहीं न कहीं ड्रग्स सप्लाई किया हो। हालांकि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास फिलहाल ऐसा कोई सबूत नहीं लगा है। आखिरी मैसेज के लगभग 2 घंटे बाद दोबारा से दोनों के बीच बात शुरू हुई। ये चैट 9:54 पर शुरू हुई, जिसमें आर्यन ने अनन्या से पूछा, यू ब्रॉट द वीड, यानी उन्होंने अनन्या से पूछा कि क्या गांजा मिला। इस पर अनन्या ने जवाब दिया, आई एम गेटिंग इट। इसका मतलब ये समझा जा रहा है कि अनन्या को गांजा मिलने वाला था। अनन्या और आर्यन के बीच गांजे को लेकर ये चैट वही आधार है जिस पर एनसीबी अनन्या से पूछताछ कर रही थी और आने वाले समय में भी उनसे पूछताछ हो सकती है। एनसीबी का कहना है फिलहाल इस चैट को देखने पर लगता है कि जो अनन्या है वो स्मॉल क्वांटिटी में ड्रग्स की सप्लाई कर रही थी आर्यन को। इसके अलावा आज तक के पास वो चैट भी लगा है जिसमें आर्यन खान और उसके दोस्त है, एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें बकायदा आर्यन कहते दिखाई दे रहे हैं कि लेट्स डू कोकीन टुमारो गाइस, और उसमें बकायदा एनसीबी की भी बात हो रही है। यानी जिस तरीके से पिछले 2 सालों में बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और उनसे जुड़े लोगों पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने शिकंजा कसा है, इस चैट से ये समझ में आ रहा है कि उन लोगों के अंदर डर तो जरूर है, लेकिन एनसीबी का कहीं न कहीं उसमें मजाक भी बनाया जा रहा है। गांजे को लेकर जो चैट हुई उसमें अनन्या की मुश्किलें ज्यादा बढ़ेंगी, लेकिन एक दूसरी चैट भी सामने आई है जो आर्यन की मुश्किलें बढ़ा सकती है। दरअसल आर्यन ने अपने एक ग्रुप चैट में कोकेन का जिक्र किया है और इसमें एनसीबी का मजाक भी उड़ाया है। 18 अप्रैल 2021 की इस ग्रुप चैट में आर्यन ने सुबह 3:27 पर अपने दोस्तों को लिखा, लेट्स डू कोकेन टुमारो, यानी कल कोकेन का नशा किया जाए। आर्यन यही नहीं रुके, उन्होंने अपने चैट में आगे लिखा कि आई एम गेटिंग यू गाइज बाय एनसीबी, यानी वो अपने दोस्तों से कह रहे हैं कि वो एनसीबी के जरिए उन्हें फंसा देंगे। एनसीबी पहले ही दिन से आर्यन और उसके साथियों को शिकंजे से निकलने देने के मूड में नहीं है। नई चैट एनसीबी के सूत्रों से ही मीडिया तक पहुंची है। हालांकि उसके अधिकारी मीडिया के सामने इस पर कुछ भी कहने से बचते रहे।
एनसीबी के लिए एक बड़ा सबूत होगा हाई कोर्ट में जब ये बेल एप्लीकेशन अपोज करते हैं आर्यन खान की। केस के बारे में कोई समझ नहीं सकता। बिल्कुल। इस मामले में भले ही व्हाट्सएप चैट को कोर्ट में पेश किया गया हो, लेकिन सिर्फ चैट से बात नहीं बनती। तर्क को मजबूती देने के लिए दूसरे ठोस सबूत भी पेश करने होते हैं, जो इस केस में नहीं किए गए हैं। इसी वजह से इस केस से जुड़े वकील इसे सबूत ही नहीं मानते। हमने आर्यन के साथ गिरफ्तार हुई मुनमुन भमीचा के वकील से बात की। देखिए, पहली बात तो मैं व्हाट्सएप चैट के बारे में अगर बात करूं तो व्हाट्सएप चैट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी काफी जजमेंट दिए हुए हैं और ये बताया है कि व्हाट्सएप चैट जो है वो सिर्फ जरूरी नहीं है कि वो एडमिसल हो कोर्ट के अंदर, और अगर हो तो उसके काफी क्राइटेरियाज और काफी चीजें होती है रिकॉर्ड पे प्रूव रखने के लिए। जहां तक इस केस में व्हाट्सएप चैट की हम लोग बात करें, इस केस को लेकर, इस केस में व्हाट्सएप चैट के अंदर जहां तक जो भी चीजें रिकॉर्ड पे अब तक सुनने में आई है और देखने में आई है वो यही है कि हैव अ ब्लास्ट और बल्क की बात की जा रही है, लेकिन उसके अंदर कोई बल्क या ब्लास्ट के अंदर कोई ड्रग्स की बात नहीं की हुई है कि ड्रग्स के बारे में कोई मेंशन है। आर्यन खान को 2 अक्टूबर को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ड्रग्स के मामले में गिरफ्तार किया। इस मामले में अब तक 20 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अब ये चैट सामने आने के बाद इस केस में अनन्या और आर्यन दोनों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अनन्या फिलहाल मुश्किलों में घिरी हुई नजर आ रही हैं। उन पर शिकंजा भी कस सकता है अगर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ये एस्टैब्लिश कर देती है कि कभी अनन्या ने आर्यन को ड्रग्स मुहैया कराया था। इसके अलावा ये व्हाट्सएप चैट एक एविडेंस के तौर पर भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो देख रही है। अदालत में भी ये आर्गुमेंट के दौरान इस चैट पर बहस हुई थी और अदालत में भी ये चैट सबमिट किया गया था। तो अपने आप में एक बड़ा खुलासा हुआ है व्हाट्सएप चैट को लेकर। आज तक के पास वो व्हाट्सएप चैट है जिसमें आर्यन और अनन्या के बीच ड्रग्स को लेकर बातचीत हो रही है। इसके अलावा आर्यन की अपने दोस्तों से ड्रग्स को लेकर बातचीत हो रही है। कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ अरविंद ओझा, मुंबई, आज तक। आर्यन और अनन्या के बीच हुई व्हाट्सएप चैट कई इशारे कर रही है। इस चैट में होने वाली बातें, इस चैट के सामने आने की टाइमिंग केस पर असर डालेगी, ये तय है। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि दोनों के बीच जो चैट हुई वो किस तरफ इशारा करती है। इस चैट से पता चलता है कि नियमित रूप से ड्रग्स का सेवन किया जाता था और इससे ये भी साफ है कि नियमित रूप से ड्रग्स खरीदे भी जा रहे थे, क्योंकि दोनों के बीच कैजुअल बातचीत हो रही थी। तीसरी बात यह समझ में आ रही है कि ड्रग्स का ऑर्डर व्हाट्सएप के जरिए ही दिया जाता था, क्योंकि व्हाट्सएप मैसेज एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड होते हैं, लेकिन एक बार जब मोबाइल जब्त हो जाते हैं तो यह भी काम नहीं आता। इस केस में यह भी समझ में आया है। चौथी बात यह समझ में आती है कि वो गांजा खरीदने की बात पक्की तौर पर की गई है, क्योंकि अभी तक यह कहा जा रहा था कि चैट में सिगरेट की बात हुई थी। व्हाट्सएप चैट में एक जगह कोकीन के सेवन किए जाने का भी जिक्र है। आज ही आर्यन की जमानत पर सुनवाई होनी थी और आज ही यह व्हाट्सएप चैट सामने आए। ऐसे में चैट लीक होने की टाइमिंग पर भी सवाल उठे हैं। सवाल यह है कि क्या इस चैट लीक से जमानत टालने का आधार मजबूत होगा या फिर क्या यह चैट अपराध को साबित करने के लिए काफी है। अब आर्यन की जमानत पर सुनवाई कल के लिए टल गई है। कल एक बार फिर बॉम्बे हाई कोर्ट में एनसीबी आर्यन की जमानत के विरोध में अपनी दलीलें पेश करेगी और हाई कोर्ट तय करेगा कि आर्यन की अगली रातें जेल में कटेंगी या फिर अपने घर मन्नत में। आर्यन खान को 3 अक्टूबर को ड्रग्स केस में पकड़ा गया था। उनके साथ कुछ साथी थे जिनमें अरबाज मर्चेंट का नाम था। अरबाज वो व्यक्ति जिसके पास से एनसीबी को 6 ग्राम चरस मिली थी। उस समय एनसीबी ने बताया था कि अरबाज मर्चेंट के जूतों से चरस की पुड़िया मिली थी और इसके बाद अरबाज और आर्यन ने यह कबूल किया था कि वो लोग चरस का सेवन करते हैं। अब सवाल यह है कि अरबाज के पास जो 6 ग्राम चरस मिली थी उसका आपराधिक वजन क्या है। इसे जानने के लिए आपको समझना होगा कि नशे के सामान की कितनी मात्रा के साथ पकड़े जाने पर कितनी सजा का प्रावधान होता है। एनडीपीएस एक्ट में ड्रग्स की मात्रा को 3 हिस्सों में बांटा गया है, कम, मध्यम और व्यावसायिक। जैसे कोकीन के मामले में 2 ग्राम तक की मात्रा को कम की श्रेणी में डाला जाता है, 2 से 100 ग्राम तक की मात्रा मध्यम श्रेणी कहलाती है और 100 ग्राम से अधिक मात्रा को व्यावसायिक श्रेणी में डाला जाता है। इसी तरह से 5 ग्राम तक मिली हेरोइन को कम मात्रा माना जाता है, जबकि हेरोइन की व्यावसायिक मात्रा का लेवल 250 ग्राम से अधिक माना गया है। ड्रग्स की मात्रा के अनुसार धाराएं लगती हैं और सजा तय की जाती है। जहां तक सजा की बात है, अगर किसी के पास 2 ग्राम से कम कोकीन बरामद होती है तो उसे अधिकतम 1 साल की सजा हो सकती है। 2 ग्राम से ज्यादा मात्रा में कोकीन मिलने पर आरोपी को 10 से 20 साल की सजा हो सकती है। आर्यन और अनन्या के बीच गांजे को लेकर व्हाट्सएप चैट हुई थी। अगर हम केवल गांजे को देखें तो 1 किलो से कम मात्रा में गांजा मिलने पर उसे स्मॉल क्वांटिटी माना जाता है। गांजे के मामले में व्यावसायिक मात्रा का पैमाना 20 किलो से ऊपर होता है। एनसीबी अधिकारियों के अनुसार क्रूज पर अरबाज मर्चेंट के पास से 6 ग्राम चरस बरामद हुई थी।
एनडीपीएस के नियमों के अनुसार चरस की 100 ग्राम तक की मात्रा को कम की श्रेणी में रखा जाता है, जबकि 1 किलो से ज्यादा चरस को व्यावसायिक मात्रा माना जाता है। अफीम के मामले में कम मात्रा 25 ग्राम तक है, जबकि व्यावसायिक मात्रा 2.5 किलो से ज्यादा की होती है। कम और व्यावसायिक मात्रा का जो पैमाना है उसके बीच की क्वांटिटी को मध्यम कहा जाता है। हालांकि सेवन करने के आधार पर भी एनसीबी कार्रवाई कर सकती है। आर्यन को इसी वजह से गिरफ्तार किया गया है। आर्यन ड्रग्स केस में 2 तरह के युद्ध चल रहे हैं, एक आर्यन और एनसीबी के बीच, दूसरा एनसीबी और एनसीपी के बीच। एनसीपी के नेता नवाब मलिक ने एनसीबी के रीजनल जॉइंट डायरेक्टर समीर वानखेड़े के खिलाफ एक चिट्ठी जारी करके पूरे मामले को नया एंगल देने की कोशिश की। पिछले काफी समय से आर्यन ड्रग केस के बहाने नवाब मलिक समीर वानखेड़े पर हर कुछ दिन पर एक नया खुलासा कर रहे हैं। किसी वेब सीरीज के अलग अलग सीजन की तरह नवाब मलिक के खुलासों के एपिसोड रिलीज हो रहे हैं। आज चिट्ठी के जरिए उन्होंने समीर वानखेड़े पर उगाही करने के आरोप तक लगा दिए। आर्यन ड्रग्स केस में एक तरफ आरोपियों की जमानत के लिए जद्दोजहद चल रही है, दूसरी तरफ इस पर हो रही राजनीति वाली पिच पर नवाब मलिक अलग तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं। नवाब मलिक एनसीबी के ज्वाइंट डायरेक्टर समीर वानखेड़े की जीवनी लेकर बैठ गए हैं। अपनी पूरी रिसर्च टीम को समीर नामा लिखने का आदेश दिया है। इसी वजह से हर दिन वो समीर वानखेड़े से जुड़ा कुछ नया आरोप लेकर आ रहे हैं। अब उन्होंने समीर वानखेड़े पर फर्जी जाति प्रमाण पत्र इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। जो व्यक्ति फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनाकर फर्जी कागजों के आधार पर शेड्यूल कास्ट की कैटेगरी में नौकरी हासिल करता है, कहीं न कहीं एक दलित शेड्यूल कास्ट इस फर्जी सर्टिफिकेट के कारण उसका अधिकार छीना गया। दाऊद के वानखेड़े उनके पिताजी का नाम है। उनके पिताश्री अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो लोगों के सामने रख रहे हैं। वानखेड़े साहब को मैं कहना चाहता हूं कि समीर वानखेड़े का कास्ट सर्टिफिकेट लोगों के सामने रिवील करें। नवाब मलिक के आरोपों के बाद समीर वानखेड़े ने अपना ही नहीं अपने पूरे परिवार का जाति प्रमाण और फोटो जारी कर दिया। इसमें डॉक्यूमेंट्स की एक लंबी लिस्ट थी। इसके बाद समीर वानखेड़े के पिता और पत्नी दोनों ने नवाब मलिक को जवाब दिया। मेरा असली नाम तो ज्ञानदेव कचरूजी वानखेड़े है। सब A to Z मेरा अभी तक का रिकॉर्ड, मेरा डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड, स्कूल का, कॉलेज का, एनसीसी का, ज्ञानदेव वानखेड़े मेरा नाम है। मराठी में ज्ञानदेव बोलते, हिंदी में ज्ञानदेव बोलते। मेरा कभी दाऊद से कोई संबंध भी नहीं नाम से हो। अभी किधर से फर्जी बना के लाए ये भी मुझे पता नहीं, और ये सब झूठ है, सब पूरा ही। मुझे ऐसा लगता है कि उनके पूरे गांव का आप सर्टिफिकेट देख लीजिए, पूरे उनके वानखेड़े परिवार का आप सर्टिफिकेट देख लीजिए, और जो डैडी ने भी दिखाए थे कल और प्रूफ भी किया है कि उनकी कास्ट ओरिजिनल है। और एक इंसान सर्टिफिकेट बना सकता है ना, पूरा गांव थोड़ी ना बना लेगा सर्टिफिकेट। तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ा रिसर्च उसमें तो उनका थोड़ा कम पड़ गया, जरा ज्यादा बेटर प्रिपेयर हो। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े के मुस्लिम होने की भी बात कही थी। उनका आरोप है कि एक दलित का हक छीनकर समीर वानखेड़े ने फर्जी सर्टिफिकेट के जरिए नौकरी हासिल की। इस आरोप पर वानखेड़े की पत्नी भड़क गई। क्रिमिनल डिफेमेशन का सूट फाइल कीजिए अंडर सेक्शन 499 500 आईपीसी। उनको अधिकार है, अंधेरी कोर्ट में ले जाके कर दे या कुर्ला कोर्ट में फाइल कर दे, मुझे आरोपी बनाए और मैं वहाँ कोर्ट में जाऊँगा, जमानत लेनी पड़ेगी लूँगा, लेकिन कोर्ट में अपना मामला लड़के इनका फर्जीवाड़ा उसी कोर्ट में मैं एक्सपोज करूँगा। आई चैलेंज मिस्टर दाऊद वानखेड़े, प्लीज फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट मी। सारी चीजें उन्होंने कोर्ट में क्यों नहीं रखी? ये मीडिया के सामने आके मीडियाबाजी क्या कर रहे हैं? क्यों नहीं कोर्ट में रखी? ये प्रूफ देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रूफ दो या कुछ भी प्रूफ दो या पेपर दो या कोई व्हाट्सएप चैट शेयर करो, कुछ तो शेयर करो कि समीर वानखेड़े के साथ हमारी ये बात हुई है। स्टिंग ऑपरेशन कर लो। नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो एक ईमानदार ऑफिसर है। और भरोसा और मनोबल 2 ऐसे शब्द हैं जिनके बारे में उपदेश तो बहुत दिए जा सकते हैं, लेकिन इन्हें किसी मन में पैदा करना बहुत मुश्किल काम होता है।
अपने 3 दिन की कश्मीर यात्रा में गृह मंत्री अमित शाह ने कश्मीरियों में व्यवस्था के प्रति भरोसा और सेना का मनोबल बढ़ाने का प्रयास किया। अभी कश्मीर में जिस तरह के हालात पैदा हुए हैं, आतंकी जिस तरीके से टारगेट किलिंग कर रहे हैं, कश्मीरी पंडितों सहित गैर कश्मीरियों की हत्याएं हुई हैं और आतंकियों का सफाया करते हुए हमारे सैनिकों ने जिस तरह अपने जीवन का बलिदान दिया है, ऐसे में देश के गृह मंत्री का कश्मीर जाकर सेना और कश्मीर के लोगों से संवाद करना बहुत जरूरी हो गया था। इस यात्रा में अमित शाह ने कश्मीर को विकास के कई बूस्टर भी दिए। आज हम अमित शाह की कश्मीर यात्रा का निचोड़ आपको बता रहे हैं और इस यात्रा के 5 बड़े संदेशों को डिकोड कर रहे हैं। तस्वीरों के जरिए इस बात को विस्तार देते हैं। कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा की भावना पैदा करने के लिए अमित शाह ने खीर भवानी मंदिर में जाकर शक्ति पूजा की। इसके बाद कश्मीरियों के दिलों से दूरी मिटाने के लिए अमित शाह ने बुलेट प्रूफ दीवार को गिरा दिया। इसके अलावा बिना सुरक्षा घेरे के कश्मीरियों के बीच जाकर अमित शाह ने यह मैसेज दिया कि सरकार पूरी तरह कश्मीरियों के साथ है और किसी तरह की संवादहीनता नहीं है। सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए अमित शाह कल सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ाने के लिए अमित शाह कल पुलवामा में सीआरपीएफ कैंप पहुंचे, जहां उन्होंने सैनिकों के साथ डिनर किया और वहां के हालात समझने के लिए रात भर जवानों के साथ ही रहे और उनका हौसला बढ़ाया। अपनी पूरी कश्मीर यात्रा में अमित शाह ने विकास के कई वादे किए। उन्होंने कश्मीर के लोगों को भरोसा दिलाया कि 2022 के अंत तक कश्मीर में 51,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। अमित शाह ने अपनी कश्मीर यात्रा से किस तरह एक साथ कई मोर्चों को साधने की कोशिश की है और इस यात्रा से आगे कश्मीर में किस तरह का बदलाव देखने को मिल सकता है, इसे हमारे रिपोर्टर्स की इस रिपोर्ट से समझिए। इन तस्वीरों में सेना का जोश हाई करने की कोशिश है। इन तस्वीरों में यह मैसेज है कि सैनिकों, तुम आगे बढ़ो, सरकार तुम्हारे साथ है। पुलवामा के सीआरपीएफ कैंप में जैसे ही अमित शाह पहुंचे, वैसे ही सैनिकों का मनोबल दोगुना हो गया। कश्मीर की सुरक्षा में 24 घंटे ड्यूटी करने वाले जवानों को गृह मंत्री ने फिर से ये मैसेज दिया कि सरकार सैनिकों के साथ खड़ी है। अपनी बात को कैंप के हर सैनिक तक पहुंचाने के लिए अमित शाह ने जवानों के साथ खाना खाया। खाने की टेबल पर जवानों के साथ गृह मंत्री के साथ साथ जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा भी मौजूद थे। इस दौरान सीआरपीएफ के जवानों ने अमित शाह को कश्मीर की सुरक्षा करने वाले लेटेस्ट हथियारों के बारे में भी एक डेमो दिया। आप लोग -43 डिग्री टेम्परेचर से +43 डिग्री टेम्परेचर में राउंड द क्लॉक 24 घंटे देश की सुरक्षा के लिए अलग अलग जगह पे मुस्तैद है। इसीलिए रात को देश सो सकता है, इसीलिए देश चैन की नींद सो सकता है। और ये जो आर्थिक विकास हो रहा है, बहुत बड़े बदलाव आ रहे हैं, वो बदलाव इसलिए हो रहे हैं कि सेना और सीआरपीएफ का मेरा जवान मोर्चे पर डटा हुआ है और सभी नापाक इरादों को वो धूल के अंदर मिलाने के लिए सक्षम है। इसलिए देश में डेवलपमेंट संभव हो रहा है। अमित शाह की कश्मीर यात्रा का सबसे बड़ा लक्ष्य सेना का मनोबल बढ़ाना था। इसके लिए कश्मीर यात्रा के पहले दिन अमित शाह ने कश्मीर में शहीद हुए जवानों के परिवार वालों से मुलाकात की। इस मुलाकात से सुरक्षा बलों को यह संदेश देने की कोशिश की गई कि सरकार पूरी तरह जवानों के साथ है। इसके बाद दूसरे दिन अमित शाह ने आरएसपुरा सेक्टर में पाकिस्तान बॉर्डर की आखिरी पोस्ट पर जाकर बीएसएफ जवानों का हौसला बढ़ाया और यात्रा के तीसरे दिन अमित शाह ने पुलवामा में सीआरपीएफ कैंप में जवानों के साथ डिनर किया और फिर कैंप में रात बिताकर सैनिकों की हिम्मत बढ़ाई। कश्मीर यात्रा के दौरान अमित शाह ने संकेतों के जरिए कई बड़े संदेश भी दिए। इनमें पहला संदेश मां खीर भवानी मंदिर में जाकर कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा का संदेश दिया। ये मंदिर कश्मीरी पंडितों की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। यहाँ दर्शन करके कश्मीर की मंदिरों वाली हिंदू परंपरा को सम्मान दिया और संदेश ये था कि टारगेट किलिंग करने वाले आतंकियों की दहशत कश्मीरी पंडितों और अल्पसंख्यक हिंदुओं को कश्मीर घाटी में अमन चैन से रहने से रोक नहीं सकती। इसके बाद कश्मीर के लोगों का भरोसा जीतने के लिए अमित शाह ने अपनी सुरक्षा में लगी बुलेट प्रूफ दीवार हटवा दी
और भरोसे वाला बुलेट प्रूफ संवाद किया। गृह मंत्री अमित शाह यहाँ से स्टेज से उतरते हुए जा रहे हैं और आप देख रहे हैं इस भीड़ के बीच में यहाँ पर फेरन पहने हुए यहाँ पर मुलाकात करते हुए कैमरास निकल आए हैं, लोगों सेल्फी लगाने की कोशिश में हैं। खास तौर पे संकेत साफ है, लोगों के साथ संवाद करना चाह रहे हैं, लोगों से मिलना चाह रहे हैं। और उन्होंने कहा कि कई सुझाव आए हैं, आलोचना आई है कि पाकिस्तान से बात करें, लेकिन वो वहां नहीं बात कर रहे, यहाँ पे लोगों के साथ एक हैंडशेक करते हुए। तो इन्होंने कहा हम दोस्ती करना चाहते हैं यहाँ के लोगों से। अमित शाह ने सुरक्षा प्रोटोकॉल तोड़ते हुए सीधे कश्मीर के लोगों के बीच पहुंचकर उनसे बातचीत की, ताकि दिल्ली की सरकार और कश्मीरियों के बीच किसी भी दूरी या कंफ्यूजन को मिटाया जा सके। मेरे मन की बात भी थोड़ी कहना चाहता हूं। मुझे बहुत ताने सुनाए गए हैं, बहुत कोसा गया है, बहुत कड़े कड़े शब्दों में मेरी निंदा की गई। मैं आज आपके साथ मन खोलकर बात करना चाहता हूं, इसीलिए ना बुलेट प्रूफ है ना कोई सिक्योरिटी है, मैं आपके सामने ऐसे ही खड़ा हूं। अपनी इस यात्रा में अमित शाह ने कश्मीर में विकास की कई बड़ी सौगातों का भी वादा किया। इनमें जम्मू और श्रीनगर को मेट्रो रेल का तोहफा सबसे बड़ा है। इसमें जम्मू में 23 किलोमीटर लंबी लाइन बिछेगी, जिसमें 22 मेट्रो स्टेशन बनाए जा रहे हैं। इसी तरह से श्रीनगर की मेट्रो परियोजना में 25 किलोमीटर लंबी लाइन बिछेगी, जिसमें 24 मेट्रो स्टेशन होंगे। इसके अलावा 4000 करोड़ रुपए की लागत से जम्मू श्रीनगर गैस पाइपलाइन का निर्माण होगा। इस प्रोजेक्ट के शुरू होने पर जम्मू कश्मीर में लोगों को घर घर गैस कनेक्शन मिलेगा। और पांचवा संदेश ये है कि जवानों के साथ पूरा देश खड़ा है। आम आदमी से लेकर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तक देश के रक्षकों का हौसला बढ़ाने के लिए उन्हें मजबूती दे रहे हैं। कश्मीर घाटी में टारगेट किलिंग करने वाले आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है और हमारे जवान जब तक आतंकियों को मारेंगे नहीं, तब तक न रुकेंगे न थमेंगे। कुल मिलाकर कश्मीर में भावनात्मक बदलाव के लिए, विकास के बूस्टर लगाने के लिए और आतंकियों को मारक संदेश देने के लिए अमित शाह ने कश्मीर यात्रा की है। वो कश्मीर के लोगों को ऐसा संदेश देकर आए हैं जिससे कश्मीरियों के मन में भरोसा बढ़े और आतंक को मिटाने के मिशन पर सेना का मनोबल बढ़ाया जा सके। कमलजीत संधू के साथ आज तक ब्यूरो। अब आपको खबरदार करने वाली एक जरूरी जानकारी, भारत में कोरोना संक्रमण का एक और नया वेरिएंट मिला है। इस वेरिएंट का नाम है डेल्टा प्लस AY42। ये वही वेरिएंट है जो इन दिनों ब्रिटेन और यूरोप सहित दुनिया के कई देशों में तेजी से फैल रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए चीन ने 40 लाख की आबादी वाले शहर लांझाऊ में लॉकडाउन लगा दिया है। इस शहर में 24 घंटे में 6 नए केस मिले। सरकार को डर है कि नया वेरिएंट पूरे शहर को अपना शिकार न बना ले, इसीलिए लॉकडाउन लगाया गया है। ये बातें आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि कोरोना से खबरदार करने के लिए हम बता रहे हैं। दीपावली की तैयारियों को लेकर जिस तरह बाजार में भीड़ बढ़ रही है, लोग मास्क के साथ समझौता कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का आता पता नहीं है, उसे देखते हुए आपको सावधान रहना बहुत जरूरी है, ताकि त्योहार के सीजन में वायरस नहीं बल्कि खुशियां आपके घर पर आए। जिस तरह आपको इस बात की जानकारी है कि किस शॉपिंग साइट पर कितनी छूट मिल रही है, किन किन शोरूम्स पर किस तरह का कलेक्शन आया हुआ है, उसी तरह आपको यह भी जानकारी होनी चाहिए कि वायरस की दुनिया में कौन सा नया वेरिएंट आ गया है जो आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। भारत में भी इंदौर में नए वेरिएंट के 7 मरीजों की पहचान हुई है। इनमें 2 मरीज आर्मी ऑफिसर्स हैं। इससे पहले महाराष्ट्र में भी नए वेरिएंट के मिलने की बात सामने आ चुकी है। देश की मेडिकल एजेंसियां नए वेरिएंट पर नजर बनाए हुए हैं। ब्रिटेन में हुई स्टडी के अनुसार यह नया वेरिएंट पिछले डेल्टा वेरिएंट की तुलना में 17% ज्यादा संक्रामक है, यानी तेजी से फैलता है। पिछले 24 घंटों में ब्रिटेन में 36,000 से ज्यादा, अमेरिका में 48,000 नए केस सामने आए, जबकि भारत में पिछले 24 घंटों में 12,428 नए केस सामने आए और 356 लोगों की मौत हुई है। महंगाई का डंक जो है वो त्योहारों के बाद अपना असली रंग दिखा सकता है। कच्चे तेल और नेचुरल गैस की बढ़ती कीमतों के असर से रसोई गैस और CNG की कीमतों में 50% से ज्यादा का उछाल आने की आशंका है। ऐसे में अगर सरकार ने पेट्रोल डीजल पर टैक्स नहीं घटाया तो अगले साल महंगाई के कुछ अनचाहे रिकॉर्ड बन सकते हैं।
महंगाई से परेशान लोगों के लिए सामानों की कीमतों में कमी का इंतजार जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। साथ ही पेट्रोल डीजल के दाम तो सरकार के टैक्स घटाए बगैर कम होने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। यहाँ तक कि अगर टैक्स कम नहीं हुए तो अगले 6 महीनों के बाद भी पेट्रोल डीजल से लेकर सीएनजी और रसोई गैस के दाम नए रिकॉर्ड बनाने को तैयार हैं। दरअसल महंगाई का ये वार ग्लोबल कमोडिटी प्राइस में आई तेजी की वजह से हो रही है। दुनिया भर में इस वक्त कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस और कोयले की कीमतें आसमान पर पहुंच गई हैं। नोमुरा ने आशंका जताई है कि अगर कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस और कोयले के दाम दिसंबर तक मौजूदा स्तर पर बने रहे और मार्च तक ये अगर महज 5% भी बढ़ गए तो फिर महंगाई दर में 1% की बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं घरेलू कोयले की दिक्कत कुछ महीनों में सुलझ सकती है, लेकिन तब तक ये औद्योगिक गतिविधियों को धीमा कर सकती है। कच्चे तेल के दाम बीते 2 महीनों में ही $65 से बढ़कर $85 प्रति बैरल पर पहुंच गए हैं। वहीं इन 2 महीनों में नेचुरल गैस के दाम 26% तक बढ़ गए हैं। Everybody is affected. The inflation is going sky high. The prices are not getting controlled. Even at the point when the crude was 65 and the crude is much lower than what it used to be, the prices remain the same. कोई भी सब्जी खरीदने चले जाओ 40, 50, 60, 80, 120 रुपए तक किलो की सब्जी है। 1 किलो लेने के लिए घर में एक टाइम में 120 रुपए की सब्जी बनाएगा तो वो घर से चलाएगा कैसे? इस समय इतनी ज्यादा महंगाई बढ़ रही है सब्जी को लेते हुए कि अपने सब्जी खरीदने का ही मन नहीं बन रहा है। सर तो है सर, सब चीज में सर, सिर्फ पेट्रोल बढ़ने से हर चीज का दाम बढ़ रहा है, माल का दाम बढ़ रहा है, दुकानदारी करने में दिक्कत हो रहा है, बहुत तरह का। आइए अब समझते हैं कि कच्चे तेल और नेचुरल गैस की कीमतों में हो रही बढ़ोतरी किस तरह से आपकी जेब पर असर डालेगी। इसका खुलासा आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की रिपोर्ट में हुआ है। गैस बाजार के आकलन के आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के मुताबिक गैस वायदा बाजार में कीमतें अप्रैल-सितंबर में $4.1 प्रति MMBTU से $7.35 प्रति MMBTU होने का अनुमान है। इसका मतलब होगा कि अप्रैल-अक्टूबर 2022 में सीएनजी की कीमतों में 50 से 56 रुपए की बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। लेकिन ये तो केवल महंगाई का एक हिस्सा है। असल में अगर महंगाई दर 1% बढ़ गई तो फिर हर सामान की कीमतों में असर होगा। हमने ये देखा कि जो बढ़ते हुए मामले भी थे और वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो हमारे शुरू थे उससे भी एक भयवायक स्थिति बनी हुई थी। अब होता यह है कि जब भी हम अपने रिसोर्सेज को फुल्ली यूटिलाइज करते हैं, जो कि इकोनॉमी कहती है दैट फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो अगर हम अपने रिसोर्सेज को पूरी तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो ही इकोनॉमी के अंदर एक स्ट्रेंथ आ पाएगी, ऐसा हम लोग आशा करते हैं। काफी बिजनेसेस इंपैक्ट हुए हैं, चैलेंज हुआ है, लेकिन एक सेक्टर जो काफी अच्छा रहा है और फ्यूचर भी बहुत ब्राइट लगता है वो है ऑर्गेनिक सेक्टर। मेरा ये विश्वास है कि बायोफैक के अंदर रिटेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर्स, ये सब के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है नए बिजनेसेस, न्यू एवेन्यूज को तराशने की। यानी अगर अब भी सरकार पेट्रोल डीजल पर टैक्स नहीं घटाएगी तो फिर लोगों की जेब पर तो कैंची चलेगी ही, साथ ही देश की अर्थव्यवस्था पर भी इसका गहरा असर होगा। आज तक ब्यूरो। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।